चलिए जी, तो ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसमें क्या है, खुद से जरा सोचिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली मेजर करी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ, ठीक है, मान लो कोई छोटा सा ही डिस्टेंस है, मान लो सोसाइटी के अंदर ही हम चलते हैं 12, 15 या 20 कदम चलते हैं, ठीक है, तो हमने अपना इनिशियल पॉइंट देख लिया और हमने अपना फाइनल पॉइंट देख लिया। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक हमने मेजरिंग टेप लिया और मेजरिंग टेप से हमने लेंथ मेजर कर ली। तो लेंथ मेजर करी तो इसका मतलब डिस्टेंस को डायरेक्टली मेजर करा जा सकता है, ठीक है, ये तो डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। अब फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं, अब ना जरा ये बताओ कि आपकी स्पीड कितनी है, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितनी स्पीड से गए। तो हम ये कहेंगे कि भाई स्पीडोमीटर हमारे पैरों में तो लगा नहीं है ना, कोई गाड़ी होती है, कोई स्कूटर होता है, उसमें तो स्पीडोमीटर होता है, तब तो स्पीड बता सकते थे। अब क्या करेंगे, तो अब आपको क्या करना है कि आपने डिस्टेंस ले लिया और डिस्टेंस लेने के साथ साथ आपने टाइम अपना घड़ी में देखा कि यहाँ से और वहाँ तक जाने में आपको टाइम कितना लगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करा तो आपके पास स्पीड आ गई। तो स्पीड क्या है, स्पीड डायरेक्टली मेजर नहीं करी जा सकती, इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। और जब हम किसी स्कूटर की या किसी गाड़ी की या बाइक की बात करते हैं तो उसमें जो स्पीड आती है वो भी जो है वो भी एक कैलकुलेशन होता है और छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है उसमें भी, तो उसकी वजह से वो चीज़ हमको डिस्प्ले में आ जाती है। कई जो स्कूटर्स हैं उसमें डिजिटल लिखा हुआ आ जाता है, कई स्कूटर्स में एनालॉग मीटर होता है जिसमें नीडल घूमती है, उससे पता चल जाता है, ठीक है। तो चलिए, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इनको सबको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। पहली होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो इसमें आप नोट करेंगे द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट, द फिजिकल क्वांटिटीज the physical quantities which can be treated as independent, which can be treated as independent of other physical quantities, independent of other physical quantities treated as independent of other physical quantities and are not usually defined and are not usually defined not usually defined and are not usually defined in terms of other quantities, in terms of other quantities are called fundamental quantities, are called fundamental quantities, are called fundamental quantities। अच्छा जी, अब जरा डेफिनेशन से ही समझिए, कहानी समझ में आ जाएगी। द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। अच्छा,
और उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी मुझे किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या एग्जाम्पल, इसका बेसिक एग्जाम्पल जैसे अभी अभी लिया था कि हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया, मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, तो वो हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। आप ये देखिए, मैं भी लिखवा दूंगा वैसे सारी चीज़, पर जरा डेफिनेशन समझाने के लिए बता रहा हूँ। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। अच्छा, अब अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब स्पीड जो है, स्पीड तो डिपेंड कर रही है मीटर पर, यानी कि डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। तो स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं आएगी। फंडामेंटल क्वांटिटी में वही चीज़ें आएंगी जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकें, ठीक है। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पूरे यूनिवर्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं जो डिफाइंड होती हैं, वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, नोट करेंगे। there are 7 बेसिक, और इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज को कभी कभी हम बेसिक क्वांटिटीज भी बोल देते हैं। देयर आर 7 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो इसमें आप नोट करेंगे क्या हो जाएंगी, मास, सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम, मास लेंथ टाइम, फोर्थ है, ये हो गया मास लेंथ टाइम, इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ है टेम्परेचर, सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सेवंथ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है जी। तो शुरुआत से देखते हैं हम, मास लेंथ टाइम, इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब आप ये देखिए, मास, हमें मालूम है कि मास के लिए किसी और चीज़ पर डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं है। मास की सीधा सीधा खुद की यूनिट है किलोग्राम, ठीक है। अभी मन में यह आ सकता है कि अच्छा, फिर तो फोर्स की भी यूनिट जो है वो न्यूटन है, वो भी स्ट्रेट यूनिट है फोर्स की, न्यूटन। तो फिर मैं बताता हूँ कि फोर्स की जो न्यूटन यूनिट है वो, क्योंकि फोर्स के बारे में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा न्यूटन ने स्टडी करा था, तो उसने अपना नाम, उसका सरनेम है एक्चुअली आइजैक न्यूटन, तो उसने इसलिए वहाँ पर फोर्स की यूनिट न्यूटन रख दी थी। जबकि फोर्स की जो एग्जैक्ट यूनिट है वो क्या होती है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये पढ़ा था। अच्छा, अब जो मास है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की जो सही में जो यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पर क्योंकि इसको लिखना जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता था, तो न्यूटन ने अपना नाम ही रख दिया कि भाई फोर्स से ही सारी चीज़ें जो है ना, जितना भी मतलब जो काइनेमेटिक्स वाला जितना भी पोर्शन है वो सारा का सारा वो फोर्स पर डिपेंडेंट है। तो काइनेमेटिक्स में जब भी हम इस चीज़ की बात करेंगे कि भाई हमें वर्क एंड एनर्जी की बात करनी है, ग्रेविटेशन की बात करनी है, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन की बात करनी है, तो भाई वहाँ बिना फोर्स के काम चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। जैसे याद होगा आपको कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो वहाँ पर भी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी में भी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ग्रेविटेशनल जो एनर्जी है वो निकालने में भी फोर्स की ज़रूरत, तो फोर्स की सब जगह ज़रूरत पड़ती है। तो इतनी बड़ी यूनिट याद रखने से बेटर उसको न्यूटन कर दिया। तो अब बात करेंगे लेंथ की। लेंथ भी हमें पता है कि बेसिक क्वांटिटी है, मेज़र करके कैलकुलेट कर लेंगे उसको। टाइम जो है, टाइम तो पता ही है, बिना घड़ी के भी कोई डिवाइस है क्या जिससे टाइम कैलकुलेट हो सके, तो टाइम उससे नहीं हो सकता। हाँ, अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर घड़ियाँ गायब हो जाएं तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा हाँ दिन निकला है तो सुबह का इतना टाइम हो रहा होगा, है ना, ये है। उसके बाद सनडायल, जानते हैं सनडायल क्या होता है, सनडायल देखा भी होगा, चलो अगली बार याद रखना। जब ये जो निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है,
दिल्ली में, तो उससे जब आप आश्रम की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर सामने ही लिखा रहता है लेफ्ट में बारापूला फ्लाईओवर, जो आपको एम्स वगैरह ले जाता है ना। बहुत बड़ा फ्लाईओवर है, बहुत ही लंबा फ्लाईओवर है, मतलब पूरा जो बीच का पोर्शन है वो सब कवर करके और वो सीधा आपको एम्स उतार देता है। तो वहाँ पर लेफ्ट में लिखा हुआ है सनडायल। और जब आप अपनी गाड़ी से या बस से जिस भी उससे जा रहे हैं, जब आप बाहर की तरफ देखेंगे तो एक बहुत बड़ी सी डिवाइस रखी हुई है लेफ्ट में, साथ में बहुत सुंदर सा पार्क डेवलप कर रखा है। तो वो जो बहुत बड़ी सी डिवाइस है वो क्या है कि वो सन से चलने वाली और सबसे पुरानी दिल्ली जब से इंडिया की कैपिटल है, सबसे पुरानी घड़ी है वो। ठीक है, तो वहाँ पर टाइम देखा जा सकता है। ठीक है, और वो बहुत पुरानी, मतलब आप ऊपर से देखेंगे ना तो आप ऊपर से करेंगे कि अच्छा ये बड़ी वाली नीडल वहाँ पर है, ये छोटी वाली नीडल यहाँ पर है। तो वो सोलर एनर्जी से चलने वाली घड़ी है जो कि मतलब प्रिजर्व कर रखी है गवर्नमेंट ने, तो उसको लोग देखते हैं। तो वो है, और उसके बाद तो हाथों में, मोबाइल में, सब जगह घड़ी घड़ी है। चलिए जी, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, तो इसको भी डायरेक्टली मेजर करा जा सकता है। इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, केल्विन। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है कि रोशनी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है रोशनी, कितनी रोशनी। एक रोशनी ऐसी है कि ट्यूबलाइट जली हुई, हम आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमको काम करना है वो कर रहे हैं। और एक रोशनी इतनी है कि हमने यहाँ 10 ट्यूबलाइट जला दी, अब हमारी आंखें बंद हुई जा रही हैं, आंख ही नहीं खोल पा रहे। तो जिसकी रोशनी ज़्यादा है हम क्या बोलेंगे कि इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा है, जिसकी रोशनी कम है हम कहेंगे उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम है। और इसलिए इसकी जो यूनिट है, ये आपने शायद पहली बार सुना होगा, इसकी यूनिट होती है कैंडेला। तो कैंडल जो है वो भी रोशनी का ही एक सिंबल है, जो मोमबत्ती होती है, तो कैंडेला से ही इसकी यूनिट बनी, कैंडेला। और लास्ट वाला आप जानते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये होता है मोल्स में। और एक मोल को कैसे डिफाइन करा जाता है, 6.022 इंटू 10⁻23। मॉलिक्यूल्स बोल दो, एटम्स बोल दो, आयंस बोल दो, है ना। तो इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो हमारा मोल्स में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, तो ये बेसिक हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटी या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ये हैं। उसके अलावा दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे फोर्स हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, कुछ भी हो, वो सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में आ जाएंगी। फर्स्ट टाइप हो गई फिजिकल क्वांटिटी की फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड में लिखवा रहा हूँ डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं, ये तो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड करती हैं। अच्छा जी, तो सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो यहां पर नोट करें, द फिजिकल क्वांटिटीज हुज डिफाइनिंग ऑपरेशंस the physical quantities whose defining operations the physical quantities whose defining operations are based on other physical quantities are based on other physical quantities are called derived quantities। ठीक है, तो इनके जितने भी ऑपरेशन हैं वो सारे के सारे दूसरी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बेसिक क्वांटिटीज हैं, उन पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। अब इनको ना कन्फाइन नहीं किया जा सकता कि ये इतनी ही है, क्योंकि ये कितनी है, ये तो बहुत सारी हैं। ठीक है, जितनी भी
क्वांटिटीज आगे बनती जाएंगी, कुछ नई भी डिस्कवर होंगी, वो भी सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज में ही आएंगी, बेसिक क्वांटिटीज यही रहने वाली है। ठीक है, चलिए जी, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, अगला जो टॉपिक है वो अपने सिलेबस में ये है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। पहले तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन थी, उसके बाद अगला सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स है। तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स लिखेंगे, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज यूज्ड टू मेजर a complete set of units which is complete set of units which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantities, which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantities, fundamental and derived quantities is called a system of units. Is called a system of units. Is called a system of units. A complete set of units which is used to measure. तो ये क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब यूनिट है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं लेंथ की यूनिट मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पूरे वर्ल्ड में जो मानी जाती हैं वो 4 है, ठीक है। वो चारों देखेंगे। यहाँ तक नोट कर लिया? ठीक है, ऑनलाइन बताएं। आरुष नोट कर लिया? यस सर, कर लिया। ठीक है, ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पर पहुँचते हैं। तो लिखेंगे सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर सम ऑफ द commonly used system of units. Some of the commonly used system of units are, पहला लिखेंगे CGS सिस्टम। CGS सिस्टम, ठीक है। CGS सिस्टम, CGS सिस्टम में क्या होता है, ये इसके ना नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर दिस C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स in this system of units, length in this system of units length is measured in, शॉर्ट में लिख रहा हूं सेंटीमीटर, मास इन ग्राम्स एंड टाइम इन सेकेंड्स। टाइम इन सेकेंड्स, ये तो CGS सिस्टम हो गया। CGS सिस्टम के बाद में दूसरा लिखेंगे FPS सिस्टम। FPS सिस्टम, FPS सिस्टम में इन दिस सिस्टम
In this system of units, length is measured in फुट या फीट, है ना, कॉमा मास इन पाउंड्स एंड टाइम इन सेकेंड्स, थर्ड है एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम में सीधा सीधा बस ये लिख लीजिए, डेफिनेशन तो सारी सेम ही है इनकी। लेंथ जो है, लेंथ किस में होगी, मीटर में, ठीक है। और मास जो है, मास किस में होगा, के इज फॉर किलोग्राम, एंड एस इज फॉर, यानी कि टाइम इज सेकेंड्स, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, ठीक है। एमकेएस सिस्टम ये हो गया। उसके बाद जो फोर्थ टाइप है वो है एसआई। एसआई जो हम हर जगह यूज करते हैं, एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल जो होता है, एसआई यूनिट, वो वाला। तो फोर्थ नोट करें, एसआई, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द इंटरनेशनल system of units, the international system of units, SI। तो it stands for सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल ये बोला जाता है। एसआई का मतलब ये है। और यहाँ पर भी हमारा जो लेंथ, मास और टाइम है वो इसी में मेजर करा जाता है, बिल्कुल जो एमकेएस है, एमकेएस का ही ये एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो लेंथ हो जाएगा मीटर में, और जो मास है वो होगा किलोग्राम, केजी में, और जो टाइम है, टाइम होता है सेकंड्स में, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, फिर बताता हूँ। हो गया, सभी ने कर लिया, कर लो। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, एब्रीविएशंस इन पावर ऑफ 10। नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचूंगा मैं, थोड़ा बड़ा आपको एक टेबल बनाना होगा, देख लीजिएगा पहले, उसके बाद चलते हैं आगे। abbreviations in powers of 10। abbreviations in powers of 10। नौ हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन तो आपकी नोटबुक में बनी हुई होंगी, है ना। अब वर्टिकल में कितना गैप रखना है वो देख लीजिएगा। पहले मैं पूरा बना लूँ, उसके बाद आप बना लीजिएगा।
1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी, अब देखिएगा, तो ये जो टेबल है, मुझे इतने की ज़रूरत है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा बन गया। तो आप ये देखिए कि जैसे ये मल्टीपल प्रीफिक्स सिंबल, सब मल्टीपल प्रीफिक्स सिंबल। अब मल्टीपल में मैं क्या लिखूंगा? मल्टीपल में आपको लिखना होगा 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 3। तो 1 2 3 ये तो सीक्वेंस में हो जाएगा, फिर चलेगा 3 का टेबल। तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो मुझे 10 की पावर 3 6 9, 3 6 9, 3 6 9 12 15। गड़बड़ हुई, एक लाइन और ड्रॉ करनी है भाई। 1 2 3 6 9 12 15, एक 10 की पावर 18 और चाहिए। ठीक, अब जरा देखिए, 10 की पावर पहले 1 1 और 2, फिर 1 2 3 तो लाइन से हो गया। 10 की पावर 1 2 3, फिर 6 9 12 15 18, ये 3 का टेबल हो गया। सब मल्टीपल में क्या करना है, यही सारी वैल्यूज लिखनी है, बस पावर माइनस में हो जाएंगी। मतलब ऐसे 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15 और 10 की पावर -18। ठीक है, अच्छा, अब जो प्रीफिक्सेस हैं, इनके प्रीफिक्सेस देखते जाइए। प्रीफिक्सेस क्या होंगे? इधर लिखेंगे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, गीगा, टेरा, पेटा और एक्सा। एक्सा, इसके बाद डेसी, यहाँ लिखेंगे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फैमटो और एटो। ATTO, एटो। अब इनके सिंबल DA,
एच, के, कैपिटल एम, कैपिटल जी, कैपिटल टी, कैपिटल पी और कैपिटल ई, कैपिटल पी और कैपिटल ई, ये हो गया। ऐसे ही इनके सिंबल हो जाएंगे डी, सी, एम। माइक्रो का होता है म्यू, म्यू ऐसे बनाते हैं, स्मॉल यू बनाकर साइड से थोड़ा नीचे खींच दो उसको। नैनो के लिए स्मॉल एन, पीको के लिए स्मॉल पी, फेम्टो के लिए स्मॉल एफ, और जो एटो है एटो के लिए स्मॉल ए। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। तो ये टेबल आप बना लीजिए। अब देख लीजिए कितना स्पेस चाहिए, लिखने में कितनी जगह जाएगी, ये टेबल बना लीजिए। इसकी ज़रूरत मेरे को इस चीज़ के लिए पड़ेगी कि जब भी कोई भी यूनिट होगी, फॉर एग्जांपल आप ये देखिए कि जैसे अभी 2025 चल रहा है, ठीक है, तो 2025 का आप कई जगह ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा लिखा हुआ देखें 2K25। ये जो K है ना, इस K का मतलब ही 10⁻³ है, तो 2 × 10⁻³ प्लस 25। अब 2 × 10⁻³ का मतलब क्या हो गया 2000, और प्लस 25, तो ये क्या हो गया 2025 हो गया इसका मतलब। ठीक है, हालांकि और जो चीज़ें हैं उसमें भी हमें यही चीज़ें देखनी है। जैसे मान लीजिए मेगा है, तो मेगा का मतलब क्या है, कैपिटल एम, मेगा का मतलब है 10⁻⁶। ठीक, अब हम मान लीजिए रेडियो सुनते हुए जाते हैं, तो रेडियो में हम सुन रहे हैं कि हमको रेडियो मिर्ची सुन रहे हैं, तो रेडियो मिर्ची 98.3, रेड एफएम 93.5, तो ये सबकी फ्रीक्वेंसी सेट है। तो ये 98.3 93.5 क्या चीज़ है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये रेड एफएम है, और रेड एफएम जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ये बोलते हैं 93.5 मेगा हर्ट्स, मेगा हर्ट्स। तो हमेशा आप देखिएगा कि अगर आप नोट करें या गूगल पर भी टाइप करके देखें कि ये जो बोलते हैं कि 93.5 98.3, ये क्या नाम रख रखा है क्या इसका, ऐसे ही ये नाम नहीं रख रखा। ये इसलिए है कि 98.3 बार बार बोलते रहेंगे, 98.3 98.3। तो उसमें क्या है कि कई जो सिस्टम है वो तो ऑटो ट्यून वाले सिस्टम होते हैं, खुद ही ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी, और कई जो हैं उनमें आपको मैनुअली उनकी ट्यूनिंग करनी पड़ती है। तो जो डिजिटल है, डिजिटल में भी आप उसको बढ़ा बढ़ा कर 98.3 पर जाकर सेट करो, और फिर उसके बाद आप म्यूज़िक सुनो आराम से, तो वो रेडियो मिर्ची चालू हो जाएगा। और एनालॉग वाला जो है, एनालॉग में लाइनें 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 ऐसे बनी रहती थी, तो आज भी गाँवों में कई जगह इंटीरियर में लोग छोटे रेडियो यूज़ करते हैं। वो जो छोटे रेडियो हैं उनमें वो ट्यून करना पड़ता है, उसको ऐसे घुमाकर ट्यूनिंग करनी पड़ती है उसकी। तो 93.5 मतलब आप 93 के आगे और डेसिमल 0.5 तक आप जाएंगे तो 4 5 आपको वो देखनी पड़ेगी, जो उसकी छोटी 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 जो डिविजन्स बनी रहती हैं। तो 93.5 पर आप जैसे ही जाओगे, फिर आपको जरा एंटीना इधर उधर करके देखना है, गाने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए, तो ये जो m है ना 93.5 मेगा हर्ट्स, दिस m स्टैंड्स फॉर 93.5, m लिखा है इसका मतलब इनटू 10⁻⁶ हर्ट्स। ठीक है ना, तो अगर कहीं पर कैपिटल m लिखा है तो समझ जाइए कि 10⁻⁶ है। कहीं पर अगर k लिखा हुआ है, जैसे किलोग्राम है, तो किलोग्राम का मतलब क्या है 2 किलोग्राम, तो इसका मतलब 2000 ग्राम्स, क्योंकि k का मतलब क्या है 1000 होता है, 10⁻³ 10⁻³ मतलब 1000। इसी तरीके से सेंटी कहीं पर भी है, तो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 5 इंटू 10⁻⁻², ऐसा कर देते हैं। तो ये टेबल आपको ना सिर्फ आज नहीं, ये टेबल आपको साइंस के आप स्टूडेंट हैं, आगे तक आपको काम आएगी। ठीक, कई बार ये दिक्कत होती है यार मेरे को डेसीमीटर पता ही नहीं है क्या है ना, मेरे को डेकामीटर पता ही नहीं है, तो डेकामीटर आएगा जिसमें अगर डेकामीटर कहीं पर भी है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, डेका स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻1, और डेसीमीटर कहीं पर भी आएगा तो 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसी सीक्वेंस में इसको याद कर लीजिएगा, बना लें, टेबल बना लें आप लोग।
आप ये बनाइए, मुझे 1 मिनट दीजिए, अभी आ रहा हूँ। हो गया जी? ऑनलाइन बताया आरुष, हो गया? सर हो गया। ठीक है। तो इसकी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। ये जो पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों की हमको इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो टेबल की इसकी ज़रूरत पड़ेगी मेरे को। जहाँ भी आपको कन्वर्जन करना हो वहाँ आप ऐसे इसकी हेल्प से कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है ना, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में। ठीक, चलिए जी। इसके बाद इसके बाद नोट करें मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड्स। मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड्स। मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड्स, इसमें लेंथ में बी डिफाइंड as the distance of separation between 2 points in space. Length may be defined as the distance of separation between 2 points in space. Between 2 points in space. Between 2 points in space.
फर्स्ट है मीटर स्केल, सेकंड है वर्नियर कैलिपर्स। मीटर स्केल, सेकंड है वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, और थर्ड है स्क्रू गेज, स्क्रू गेज। ठीक है, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। ठीक, अब जरा देखिएगा इसमें जो ये मीटर स्केल है, इस मीटर स्केल का तो आपको पता ही है, मीटर का जो लंबा सा स्केल होता है ना, तो उससे तो लेंथ मेजर करी जा सकती है, जो लंबी सी लेंथ है। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम मान लीजिए हमारे घर में कुछ काम चल रहा है, लकड़ी का या किसी भी चीज़ का काम चल रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है, तो इलेक्ट्रीशियन हुआ या प्लम्बर हुआ, सॉरी प्लम्बर कह रहा हूँ, कारपेंटर हुआ, तो इन्होंने हमको बोला कि वो, एक तो ये सबको बाबूजी बोलते हैं, है ना, तो बाबूजी वो आपको ना 2.5 इंची के पेच लेकर आने हैं। ठीक है, जाओ लेकर आओ। अब हम जा रहे हैं 2.5 इंची के। नहीं बाबूजी ये 2.25 इंची के दे दिए, इंच नहीं बोले, इंची, है ना, 2.25 इंची के दे दिए, है ना, 2.5 इंची के लेकर आओ दोबारा से। अब भाई उसको मेज़र कैसे करें? अब वो जो दुकान वाला है, हमने 2 चक्कर काट लिए, इतने में दुखी हो चुके हैं पूरे, है ना। अब दुकान वाला कह रहा है कि भाई आपने किस कारपेंटर से कह दिया, है ना, यही होते हैं 2.5 इंची के। अब ये 2.5 इंची 2 इंची ये कैसे होता, क्या है ये चक्कर, क्या है ये? ऐसा होता है कि वर्नियर कैलिपर, और ये इंच का मतलब क्या है, ये उसकी पेज की लेंथ नहीं है, एक्चुअली ये क्या है, ये उसका डायामीटर है। ठीक है, डायामीटर किस तरीके से कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास पेज है, इस तरीके का होगा ये, इस तरीके का, यहाँ इस पर ये ग्रूव्स बने हुए होंगे ऐसे। ठीक है, उसको कसेंगे वो फिर उसके अंदर कस जाएगा, ऐसा होता है। तो 2.5 इंची का मतलब क्या है कि भाई ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो इसका डायामीटर है ना, सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा आप इंच नापेंगे? ठीक है, ये तो बिल्कुल पॉइंटेड हो गया, और जब तक पॉइंटेड होगा नहीं लास्ट में तो वो उसमें कसा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये होता है वो। अच्छा, अब इतनी छोटी चीज़, इसको कौन सा मैं स्केल लेकर मेजर करूँ, मतलब आंखें खराब हो जाएंगी। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक डिवाइस आती है, उसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स जो है वो ऐसा होता है देखने में, मैं बस आपको इसका आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरीके का होता है, ऐसा, ठीक, स्टील का बना हुआ होता है। इसके बीच में आपको पेज को डाल देना, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना यहाँ पर एक जो है वो स्क्रू होता है, उसको स्क्रू को ऐसे 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 टाइट करते हैं, तो ये धीरे 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 उसको पेज को टाइट कर देता है। जैसे ये पेज को टाइट करता है और पेज अब उसमें अटक गया, तब आप ये कहेंगे कि हाँ अब यहाँ पर छोटे 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 ऐसे ऐसे डिविजन्स बने रहते हैं। तो वहाँ पर वो डिवीजन पर वो एक वायर होता है, वो वायर उस डिवीजन पर आकर अटक जाता है कि अच्छा ये 3 सेंटीमीटर का है, अच्छा ये 1.5 सेंटीमीटर का है। तो इससे क्या निकलता है, इससे उसका डायमीटर निकलता है। कोई भी छोटी चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये पेन है, हम ये कहने लगे यार इसका पेन का डायमीटर बताओ, तो इसका पेन का डायमीटर कैसे निकालेंगे? इसका पेन का डायमीटर ऐसे तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, नहीं जी पहले मैं इसको काटूंगा, फिर उसके बीच में एक पतला सा धागा रखूंगा, फिर उस धागे को मेजर करूंगा स्केल से, वो बड़ा दिमाग खराब करने वाली चीज़ें हैं। ये वर्नियर कैलिपर हो गया। अच्छा जी, ये तो हो गया पेज को अगर मेजर कर रहे हैं। अब आ जाओ जरा स्क्रू गेज पर। स्क्रू गेज क्या होता है? तो फिजिक्स का जब स्कूल में प्रैक्टिकल होगा तो वहाँ पर आपको वर्नियर कैलिपर भी दिखाया जाएगा और एक एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाएगा। ठीक है, उसमें आपको दिया जाएगा छोटा सा कोई पेच दे दिया जाएगा या कोई पेंसिल दे दी जाएगी कि डायमीटर निकाल कर दिखाइए इसका। फिर क्या होता है, ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इतने यूज़ करते हैं ना, इसके जो वायर हैं, इसका वायर ऊपर से इंसुलेटेड होता है, रबर या प्लास्टिक की कोटिंग होती है। छील दो उसको, छीलने के बाद उसके अंदर से वायर निकालो, तो एक वायर नहीं निकलेगा, पतले पतले बहुत सारे वायर होंगे, उसमें से पतला सा एक वायर उठा लो, उसकी जो वायर का डायमीटर है, वो वायर की मोटाई कितनी होगी? वो ऐसी होगी जैसे हमारा एक बाल है ना, बाल के जैसा पतले पतले वायर होते हैं। कोई कहते हैं इसका डायमीटर मेजर करो, वो कहाँ से मेजर करोगे भाई? तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ये तीसरी डिवाइस होती है स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज इस तरीके का होता है, ऐसा, ऐसे इस तरीके का, और बड़ा छोटा सा होता है, ये हैंडी सा होता है, बहुत छोटा सा, देखने में एक छोटा सा इतना सा प्लास जैसा लगेगा, जैसे छोटा सा प्लास हो। उस वायर को यहाँ पर सेट कर देते हैं
और यहाँ पर भी इस तरीके से ही, जैसे ये स्क्रू गेज है उसकी तरह ही यहाँ पर भी इसमें नट लगा रहता है, उसको गोल 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 घुमाओ। अब वो टाइट हुआ या नहीं हुआ, वायर गिर जाएगा, इतना छोटा है मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा, लेंस लगाना पड़ेगा मेरे को। तो उसके लिए होता क्या है, आपने बस उसको बीच में होल्ड कर रखा है, जैसे ही आप इसको घुमाते जाएंगे, जैसे ही इसमें आवाज आएगी क्लिक 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 क्लिक, जैसी आवाज आएगी इसका मतलब अब बस ये घूम रहा है, अब इसने उस वायर को टाइट कर दिया है। और फिर इधर ही बनी रहती है, यहाँ छोटी छोटी डिवीजन बनी रहती है, उस पर आ जाता है, उस पर लिखा रहता है। स्क्रू गेज अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ होते हैं माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर समझ गए कितना छोटा, 10⁻⁻⁶, मिलीमीटर 10⁻⁻3, इतने छोटे छोटे उसको मेजर करने के लिए होते हैं। इनका केवल सिर्फ आपको मैं इंट्रो बता रहा हूँ कि मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, इससे लेंथ मेजर करी जाती है। इसके बाद इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स कल सुबह बताएंगे, ठीक है। तो कल सुबह 9 बजे आ सकते हैं, आ ही जाना, तुम्हें जाना है कहीं इसलिए, ठीक है। तो कल सुबह 9 बजे आ जाओ, कल और परसों बस 2 दिन आपको थोड़ा तकलीफ दूंगा, उसके बाद ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। शाम को 4:30 बजे से वो हमारा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे वाला जो प्रोसीजर है उसी के हिसाब से शाम को मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में स्टार्ट करना है, ठीक है, ऐसा कर दीजिए। ओके।